हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। मैं राहुल आपका नेक्स्ट लेक्चर लेके आया हूँ, जो कि आपको मैं सब्जेक्ट टीच कर रहा हूँ स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल और स्ट्रक्चरल मैकेनिक्स। जैसे कि आपको मैंने बताया था, ये सब्जेक्ट कॉमन है ऑटोमोबाइल, मैकेनिकल और सिविल को। ठीक है जी। तो उसमें जो चैप्टर कॉमन है हम पहले वही कर रहे हैं। लास्ट में 2-3 चैप्टरों का डिफरेंस आएगा। मैकेनिकल ऑटो को तो सेम रहेगा, बट सिविल को 2-3 चैप्टर डिफरेंट है मैकेनिकल से, तो उनकी वीडियोस अलग से बनाएंगे। अभी फ़िलहाल हम थ्योरी पोर्शन कवर अप कर रहे हैं। लास्ट लेक्चर में मैंने आपको कॉलम चैप्टर करवाया था, कॉलम का थ्योरी कवर अप हो चुका है। इससे पहले हमने इंट्रोडक्शन किया था, स्ट्रेस एंड स्ट्रेन आपका हो चुका है, एंड देन आफ्टर दैट कॉलम मैंने करवाया था आपको। तो आज आपको मैं करवा रहा हूँ मोमेंट ऑफ इनर्शिया। ओके, थर्ड सेमेस्टर में आपका अप्लाइड मैकेनिक्स मेरे पास था, उसमें हमने किया था सेंटर ऑफ ग्रेविटी। सेंटर ऑफ ग्रेविटी से जब आगे चलते हैं तो आगे आपका आ जाता है मोमेंट ऑफ इनर्शिया। ओके, तो इस चैप्टर को आज शुरू करने जा रहे हैं। ये कॉमन है, ठीक है। इसका थ्योरी पोर्शन कवर करना है, ये आज के लेक्चर में ही कंप्लीट हो जाएगा, क्योंकि इसमें ज़्यादा कुछ नहीं है। बस कुछ फार्मूलास है वो आपको याद रखने पड़ेंगे, बिकॉज इसका न्यूमेरिकल फाइनल एग्ज़ाम में आता होता है। और न्यूमेरिकल के लिए आपको मैं पहले ही बता चुका हूँ, न्यूमेरिकली पोर्शन हम जब आप यहाँ पे आ जाओगे तब स्टार्ट करेंगे। और अगर आप यहाँ पे नहीं आ पाते, मीन्स टू से क्लास आपका ऑनलाइन ही रहता है, तो नेक्स्ट अपकमिंग डेज में हम न्यूमेरिकल पोर्शन भी स्टार्ट कर देंगे। ओके, तो चलिए अब चलते हैं मोमेंट ऑफ इनर्शिया के ऊपर। ये होता क्या है देखिए। बेसिक पहले पहले आपके पास है सेंटर ऑफ ग्रेविटी। ये आपको मैंने जैसे बताया है, अप्लाइड मैकेनिक्स में भी मैंने आपको पढ़ाया था ये। अब सेंटर ऑफ ग्रेविटी आपके पास होता क्या है, देखिए क्या लिखा है। इट इज़ डिफाइंड एज द पॉइंट थ्रू विच होल वेट ऑफ द बॉडी सपोज टू बी एक्ट। मान लीजिए ये बॉडी है, अब इस पूरी बॉडी का वेट मान लीजिए सेंटर पॉइंट पे लाई कर रहा है। मीन्स सारी बॉडी का जो वेट है जिस पॉइंट के ऊपर लाई करता है, हम मानते हैं उसको बोलते हैं सेंटर ऑफ ग्रेविटी। शॉर्ट में हम CG लिख देते हैं इसको, ठीक है ना। CG स्टैंड्स फॉर सेंटर ऑफ ग्रेविटी। अब सेंटर ऑफ ग्रेविटी क्या हो गया, सेंटर मीन्स आपको समझ में आ ही रहा होगा, सेंटर मीन्स बीच वाला पॉइंट, या मीन्स एक पॉइंट की यहाँ पे बात की गई है, ठीक है। ग्रेविटी आप पढ़ते ही आए हो, ठीक है ना। कि धरती हमें किसी गुरुत्वाकर्षण बल के कारण अपनी तरफ खींचती है, उसको हम ग्रेविटी बोलते हैं। तो सेंटर ऑफ ग्रेविटी यहाँ पे क्या हो गया, वो पॉइंट जिस पॉइंट के ऊपर बॉडी का सारा वेट हम मान के चलते हैं एक्ट कर रहा है, उसको बोलते हैं सेंटर ऑफ ग्रेविटी। ओके, देन आपका नेक्स्ट डेफिनेशन यहाँ पे दे रखा है सेंट्रॉयड और सेंटर ऑफ एरिया। आपको इन दोनों के बीच में डिफरेंस भी एग्जाम में आता होता है कि व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन सेंटर ऑफ ग्रेविटी एंड सेंट्रॉयड। ओके, तो सेंट्रॉयड क्या है देखिए। इट इज़ डिफाइंड एज द पॉइंट थ्रू विच होल एरिया इज अज्यूम टू बी कॉन्सेंट्रेटेड। अब सेंटर ऑफ ग्रेविटी में हमारा यहाँ पे वेट के ऊपर फोकस था, यहाँ पे हम वेट देख रहे थे, लेकिन यहाँ पे क्या है, एरिया आएगा। बाकी सारा डेफिनेशन सेम रहेगा, बस फ़र्क क्या है, सेंटर ऑफ ग्रेविटी हमारा वो पॉइंट है जिसके ऊपर हम मान के चलते हैं बॉडी का पूरा वेट लाई करता है, एंड सेंट्रॉयड और सेंटर ऑफ एरिया वो पॉइंट है जहाँ पे हम मान के चलते हैं बॉडी का पूरा एरिया वहाँ पे लाई करता है। मीन्स सारा एरिया हम एक ही पॉइंट के ऊपर अज्यूम करके चलते हैं। तो क्लियर हो गया सेंटर ऑफ ग्रेविटी एंड सेंट्रॉयड में क्या डिफरेंस है, दोनों का डेफिनेशन क्या है। बाकी इसका PDF आपको मैं सेंड कर दूंगा, PDF में से आप इसका देख लीजिएगा, सारा स्टडी कर लीजिएगा जो भी आपकी बुक में दे रखा है, ठीक है ना। सिंपल टर्म्स के अंदर आपको मैं यहाँ पे समझा रहा हूँ क्या कुछ है। तो सेंटर ऑफ ग्रेविटी एंड सेंट्रॉयड ये दोनों आपको क्लियर होने चाहिए, अगर नहीं हो रहे तो पूछ लिया करो, ठीक है ना। देन नेक्स्ट उसके आगे देखिए, मूवमेंट ऑफ इनर्शिया। अब हमारा चैप्टर तो वैसे यही है, मूवमेंट ऑफ इनर्शिया। जो ये आपको बताया है मैंने, सेंटर ऑफ ग्रेविटी और सेंट्रॉयड, ये आपके अप्लाइड मैकेनिक्स के अंदर पास हो चुके हैं, पहले निकल चुके हैं, ठीक है ना। फिर भी इनका एक गो थ्रू एक आपको मैंने थोड़ा सा क्विक रिवीजन दे दिया है। देन आफ्टर दैट आपके पास था मूवमेंट ऑफ इनर्शिया। अब ये देखिए, इट इज़ डिफाइंड एज द अलजेब्रिक सम ऑफ प्रोडक्ट ऑफ एरिया एंड द स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस फ्रॉम द परपेंडिकुलर एक्सिस। मीन्स इसका मीन्स क्या होगा, यहाँ पे आपको दिखाता हूँ मैं, ठीक है ना। मूवमेंट ऑफ इनर्शिया को आप जनरली आई के साथ डिनोट करते हो। ओके, अब मूवमेंट ऑफ इनर्शिया ये क्या बोल रहा है, ये प्रोडक्ट है। प्रोडक्ट मीन्स क्या होता है, मल्टीप्लिकेशन। मीन्स दो चीज़ों का मल्टीप्लाई होगा, उसमें एक चीज़ क्या होगा, आपका एरिया होगा, ठीक है। अब आपको इसका मैं डेफिनेशन समझा रहा हूँ पहले। मूवमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होता है, ये प्रोडक्ट होता है, मीन्स गुना होगा, यहाँ पे मल्टीप्लाई होगा किन किन चीज़ का, एक तो एरिया का, एक डिस्टेंस होगा, जितना डिस्टेंस आप जिस पॉइंट के ऊपर स्टडी कर रहे हो उस पॉइंट से इसका जो परपेंडिकुलर एक्सिस है, मीन्स आपको उसको यहाँ पे जनरली एच के साथ डोनेट करते हो, इसका स्क्वायर, ठीक है ना। देखिए यहाँ पे
इट इज़ डिफाइंड एज द अलजेब्रिक सम ऑफ। अलजेब्रिक सम ऑफ मीन्स क्या है, अब आपके पास मान लीजिए ये डायग्राम है, आई सेक्शन हो गया आपके पास एक, ठीक है, इसका 1 2 3 पार्ट्स हो गए। मीन्स आप तीनों का मूवमेंट ये निकालोगे ए एक्स के और तीनों को ऐड कर दोगे। जब तीनों को ऐड कर दोगे तो जो फाइनल बनेगा वो आपका मोमेंट ऑफ इनर्शिया रहेगा। अलजेब्रिक सम का मीन्स यही होता है कि जितने भी पार्ट हैं आपने सबका मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकाल के उनको ऐड अप किया है, जोड़ा है। इट इज़ डिफाइंड एज द अलजेब्रिक सम ऑफ। अलजेब्रिक मीन्स क्या होता है, आपने प्लस माइनस ध्यान में नहीं रखने, जस्ट उनका लास्ट में ऐड अप करवाना है, ठीक है ना। जितने भी टर्म्स वहाँ पे आपने सबका सम अप करवाना है। अगर किसी के आगे नेगेटिव है तो उसमें से अपने आप माइनस हो जाएगा, लेकिन आपका मेन फंक्शन यहाँ पे सम का होगा। द अलजेब्रिक सम ऑफ प्रोडक्ट ऑफ एरिया एंड द स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस फ्रॉम द परपेंडिकुलर एक्सिस, ठीक है ना। अब मान लीजिए आपका जो परपेंडिकुलर एक्सिस है वो यहाँ पे लाई कर रहा है, लेकिन आपका स्टडी यहाँ पे है, तो इन दोनों के बीच की जो गैप होगा वो आपका डिस्टेंस होगा, ठीक है ना। ओके, तो ये आपका मोमेंट ऑफ इनर्शिया का डेफिनेशन हो गया है। जब इसके न्यूमेरिकल करोगे फार्मूले तो उसके बड़े वास्ट लगेंगे। ये फार्मूला तो आपके पास कहीं भी लगेगा नहीं जो ये दे रखा है फार्मूला, ठीक है ना। लेकिन डेफिनेशन के लिए आपको ये याद रखना पड़ेगा। तो क्या था ये, इट इज़ डिफाइंड एज द अलजेब्रिक सम ऑफ प्रोडक्ट ऑफ एरिया एंड द स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस फ्रॉम द पर्टिकुलर एक्सिस। इट इज़ डिनोटेड बाई आई एक्स एक्स और आई वाई वाई। आई स्टैंड फॉर मोमेंट ऑफ इनर्शिया, और पैर में एक्स एक्सेस है, मीन्स वो एक्स एक्सेस के राउंड काम करना है। जब वाई वाई का बात आ रहा है तो मीन्स वो वाई वाई एक्सेस के लिए काम कर रहे हैं। जनरली आपके पास 2 प्लेन स्ट्रक्चर ही होंगे ना, 2D स्ट्रक्चर ही होंगे ना। तो 2D में क्या रहता है, आपके पास 2 एक्सेस रहता है, एक्स एंड वाई। तो वही हो गया मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट एक्स एक्सेस एंड मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट वाई एक्सेस। अब ये इसका फार्मूला हो गया। इट इज़ गिवन बाय आई इज इक्वल टू ए एच स्क्वायर। अब ए यहाँ पे क्या है, ए आपका यहाँ पे है एरिया। तो एरिया दो चीज़ों का मल्टीप्लाई होता है तो इसका यूनिट क्या होगा, स्क्वायर में होगा। अब एच वी स्क्वायर है तो एच वी क्या आपका मीटर में मान लीजिए है, तो वी स्क्वायर हो जाएगा, तो स्क्वायर इंटू स्क्वायर ये पावर 4 बन जाएगा ना। तो ऐसे इसका यूनिट mm पावर 4 दे रखा है। अगर यहाँ पे मिलीमीटर लोगे तो पावर mm में आएगा, यहाँ पे mm का पावर 4। अगर मीटर लोगे डायमेंशन तो यहाँ पे मीटर का पावर 4 आ जाएगा। तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया का हमेशा जो यूनिट है याद रखिएगा वो आपका पावर 4 में होगा। अगर मीटर में काम कर रहे हो तो m का पावर 4 आएगा, अगर मिलीमीटर में काम कर रहे हो तो वो mm का पावर 4 आएगा। और जनरली एग्जामिनेशन में आपको ये सेंटीमीटर या मिलीमीटर में ही दिया रहता है, जो इसका एरिया जो इसका डायमेंशंस दिया रहता है। पावर 4 बनेगा मोमेंट ऑफ इनर्शिया के अंदर में, हमेशा ये याद रखिएगा, इसको भूलिएगा मत। ओके, द नेक्स्ट देखिए, इट इज़ सेकंड मोमेंट ऑफ एरिया विच इज़ मेजर ऑफ रेजिस्टेंस ऑफ बेंडिंग एंड फॉर्म्स बेसिक टू स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल। इसका जरूरत नहीं है पॉइंट का, बस ठीक है ना। मास इसका भी जरूरत नहीं है, बस जनरली आप क्या चीज़ आपको ये पॉइंट याद रखनी है यहाँ पे, जो आपके याद रखने के काबिल पॉइंट्स हैं। एक इसका डेफिनेशन हो गया, एक इसका नोटेशन हो गया, इसको आई के साथ डिनोट करते हैं। अगर आई के पैर में एक्स एक्स है तो एक्स एक्सेस के अराउंड है, अगर वाई वाई है तो वाई एक्सेस के अराउंड है। और इसका यूनिट हो गया, इसका फार्मूला हो गया। तो ये सारा आपके पास मोमेंट ऑफ इनर्शिया था। इसको शॉर्ट में MOI बोल देते हैं, MOI। ओके, द नेक्स्ट आगे देखिए, रेडियस ऑफ जायरेशन। अब ये याद होगा आपको, मैंने कॉलम चैप्टर करवाया था, उसमें भी आपको बताया था इसको के साथ डिनोट करते हैं। और इसका फार्मूला याद होगा आपको, करवाया था मैंने, स्क्वायर रूट I/A था आपके पास, मीन्स मोमेंट ऑफ इनर्शिया डिवाइड बाय एरिया। ये लास्ट लेक्चर में ही हमने किया था, जो हमने कॉलम चैप्टर में किया था, ठीक है ना। अब देखिए इसका डेफिनेशन लिख रखा है। रेडियस ऑफ जायरेशन आपके पास होता क्या है, इट इज़ डिफाइंड एज द डिस्टेंस एट विच एरिया इज सपोज टू बी कॉन्सेंट्रेटेड फॉर सेम मोमेंट ऑफ इनर्शिया। मीन्स ये मान लीजिए कोई बॉडी है, आप यहाँ पे स्टडी कर रहे हो और आपका जो सारा एरिया है आपने मानना है इस पॉइंट के ऊपर है, ठीक है। तो दोनों के बीच का जो गैप होगा ये आपका होगा रेडियस ऑफ जायरेशन, ठीक है ना। देखिए क्या लिखा है, इट इज़ डिफाइंड एज द डिस्टेंस एट विच एरिया इज सपोज टू बी कॉन्सेंट्रेटेड फॉर सेम मोमेंट ऑफ इनर्शिया, इट इज़ नोन एज रेडियस ऑफ जायरेशन। और इसको आप के साथ डिनोट करते हो, फार्मूला वही आ गया, बस इसको यहाँ पे क्या देखिए, ये 1/2 दे रखा है ना। 1/2 मीन्स क्या होता है, स्क्वायर रूट ही होता है। तो वही फार्मूला के इज इक्वल टू स्क्वायर रूट I/A है, ठीक है ना। अब इसका यूनिट mm में होगा। अब mm में क्यों होगा, देखिए आई का पावर क्या था, आई का यूनिट क्या था, mm के पावर 4, ठीक है ना। और नीचे में क्या है, ये है, क्योंकि एरिया है तो mm का स्क्वायर होगा। अब 2 से 4 पे काटोगे 2 बचेगा। अब स्क्वायर रूट में से कोई भी चीज़ बाहर आती है तो 1 रह जाती है, तो ये आपका बन जाएगा मिलीमीटर। तो इसका यूनिट आएगा आपका मिलीमीटर के अंदर। तो ये आपके पास था रेडियस ऑफ जायरेशन।
ओके, समझ आ गया। तो अब नेक्स्ट देखिए, अब यहाँ पे देखिए, ये आपको मैंने कुछ यहाँ पे डायग्राम्स दिखा रखे हैं जो आपके यहाँ पे ज़रूरी होंगे। अगर ये आपको यहाँ पे समझ में ना आए तो कोई बात नहीं, आपको PDF भेजूँगा, उसमें ध्यान में आपके आ जाएगा। अब जनरली आपको फार्मूले याद रखने पड़ते हैं आपको, जैसे कि मैंने बोला ही था, जो यहाँ पे हमने किया था ना AH के एरिया, आपका कहीं भी काम में नहीं आएगा। इसके बाद में जनरली क्या है, यहाँ पे इसके अलग से फार्मूले हैं, वही चलेंगे मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालने के। ये भी काम में आएगा, ये आएगा अनसिमेट्रिकल के टाइम पे। अब अनसिमेट्रिकल क्या होता है ये आप फर्दर स्लाइड्स के अंदर देखोगे, ठीक है ना। अब देखिए, सबसे पहले आपके पास यहाँ पे दे रखा है सॉलिड सर्कल, ठीक है। अब सॉलिड सर्कल का जो मूवमेंट ऑफ इनर्शिया, चाहे एक्स के अराउंड निकालो, चाहे वाई के राउंड शेप में होगा ना वो, तो उसका फार्मूला होता है π/64d⁴, ठीक है ना। ये देखिए π/64d⁴, ये मूवमेंट ऑफ इनर्शिया निकालने का फार्मूला है। एक्स के लिए भी सेम है, वाई के लिए भी सेम है। और एरिया का फार्मूला आपको पता ही है, π/4d² होता है, ठीक है ना। ये तो आप बचपन से करते आए हो, 10th क्लास 9th क्लास से पढ़ते आ रहे हो, ठीक है ना। उसके बाद हॉलो आ गया आपके पास। अब हॉलो आ गया तो मीन्स क्या है, डायमीटर 2 होंगे, एक आउटर डायमीटर होगा, एक इनर डायमीटर होगा। कुछ भी डिफरेंस नहीं है, एक फार्मूला आपने याद करना है सिर्फ पहले सॉलिड का था π/64d⁴। अब वहाँ पे एक ही डायमीटर था बाहर वाला, इसलिए d का पावर 4, बस फार्मूला ख़त्म। लेकिन अब क्या है, अब आपके पास 2 डायमीटर हैं, बाहर वाला डायमीटर, अंदर वाला डायमीटर। हम क्या करेंगे, बाहर वाला डायमीटर π/4 माइनस अंदर वाला डायमीटर पावर 4, बस π/64 आपका वैसे का वैसा साथ में रह जाएगा। इसमें कोई ज़्यादा माथा बच्ची वाला काम नहीं है आपके लिए, ठीक है ना। देखिए ये फार्मूला दे रखा है, π/64d⁴ माइनस स्मॉल d⁴। ओके, एक्स एक्सेस वाई एक्सेस दोनों के लिए फार्मूले यहाँ पे सेम रहेंगे, सिर्फ रेक्टेंगुलर में ये फार्मूले चेंज आएंगे, सर्कल के लिए सेम रहेंगे, बिकॉज सर्कल में एक्स एक्सेस वाई एक्सेस सारा सेम शेप में ही रहता है, ठीक है ना। तो उसका एरिया का फार्मूला भी वही आ गया, π/4d² माइनस स्मॉल d²। कैपिटल डी यहाँ पे आउटर डायमीटर के लिए है और स्मॉल डी यहाँ पे इनर डायमीटर के लिए है। ओके, देन सेमी सर्कल आ गया, ठीक है ना। देन आपका क्वार्टर सर्कल आ गया। आपके लिए बेसिकली ये 2 यहाँ पे ज़रूरी है, क्योंकि आगे जाके मैकेनिकल वालों को एक टॉर्शन चैप्टर आएगा, वहाँ पे भी ये काम में आएंगे। ये आपके लिए इतने इंपॉर्टेंट नहीं है, बट एग्जाम में क्या करते हैं, कई बार 5 नंबर का क्वेश्चन दे के जस्ट आपको सिंपल इनके फार्मूले ही पूछ लेते हैं कि इनके फार्मूले क्या होते हैं मूवमेंट ऑफ इनर्शिया निकालने के, एक्स एक्सेस के लिए और वाई एक्सेस के लिए। तो इसलिए आपको इनको याद करना पड़ेगा। ओके, देन रेक्टेंगल आ गया। अब इसको ध्यान से देखिएगा, रेक्टेंगुलर के केस में क्या होता है, एक्स एक्सेस और वाई एक्सेस दोनों के लिए फार्मूले में एक चेंज आता है, एक बस यूनिट को इधर उधर किया जाता है। अब देखिए यहाँ पे क्या है, BD³/12। बी मीन्स इसका ब्रेड्थ हो गया, डी मीन्स इसका डेप्थ हो गया, ठीक है ना। ये एक्स एक्सेस के लिए है। वाई के लिए बस इनका पोजीशन इंटरचेंज हो जाएगा। यहाँ पे BD³ था, मीन्स बी पहले था, बी का पावर 1 था, डी का पावर 3 था। जब वाई के लिए करेंगे तो डी आपका आगे आ जाएगा, बी आपका पीछे चला जाएगा, मीन्स DB³/12 बन जाएगा। देखिए यहाँ पे DB³/12 बन गया है। पहले था BD³/12, अब आ गया है DB³/12। और ये तो आपको पता ही है, एरिया निकालने का फार्मूला तो B/D रहता है आपका हमेशा से ही, ठीक है ना। तो ये आपका रेक्टेंगुलर का फार्मूला हो गया, ठीक है जी। तो देन आपका होलो आ गया। अब होलो में वही आपका बस बाहर वाला और अंदर वाला जो यूनिट है वो आपस में माइनस होंगी। अब यहाँ पे एक्स एक्सिस के लिए BD³ माइनस BD³। अब बी यहाँ पे बड़ा था, बाद में बी स्मॉल आ गया, बस देखिए सारा कुछ वैसे का वैसे ही है बाकी, ठीक है ना। तो मीन्स आपको सिर्फ एक फार्मूला याद करना है, दूसरा उससे ही बनता है सॉलिड अगर होलो की बात करें तो। ओके, नेक्स्ट आपके पास ट्रायंगुलर आ गया। अब यहाँ पे हमने शेप सर्कुलर और रेक्टेंगल के ऊपर काम किया था, देन आपका ट्रायंगल आ गया। ट्रायंगल में देखिएगा, ये जो ऊपर वाला एज होता है इसको बोलते हैं अपेक्स, और ये आपका बेस होता है नीचे वाला, ठीक है ना। अब इनमें फार्मूले 2 बनेंगे, दोनों डिफरेंट बनेंगे। एरिया का फार्मूला सेम रहेगा, देखिए हाफ बेस इनटू हाइट, हाफ बेस इनटू हाइट, हाफ बेस इनटू हाइट। लेकिन डिफरेंस क्या आएगा, अब ट्रायंगल के 3 फार्मूले हैं, एक बार आपका काम अपेक्स के ऊपर हो रहा है, एक बार बेस के ऊपर हो रहा है, एक बार सेंटर में हो रहा है, ठीक है ना। अब देखिए यहाँ पे बेस, ये बेस है ना आपका, जब आप बेस के ऊपर काम करोगे तो फार्मूला रहेगा BH³/12, BH³/12। जब बेस के अराउंड आपने यहाँ पे MY निकालना होगा, जब आपने अपेक्स के ऊपर निकालना होगा तो नीचे में सिर्फ 4 रह जाएगा। देखिए BH³ तीनों में कॉमन है ना, देखिए यहाँ भी BH³ है, यहाँ भी BH³ है, यहाँ भी BH³ है। डिफरेंस क्या आएगा, बस जो डिवाइड करना उसमें आएगा। अगर आप बेस के ऊपर डिवाइड कर रहे हो तो 12 आएगा, अगर अपेक्स के ऊपर निकाल रहे हो तो 4 आएगा, अगर सेंटर में निकाल रहे हो तो वो 36 आएगा। इनको याद रखिएगा, मैं बार बार बोल रहा हूँ, 5 नंबर का क्वेश्चन आता होता है, उसमें आपको डायग्राम देके पूछ लेते हैं कि इनका मूवमेंट ऑफ इनर्शिया निकालने का फार्मूला लिखिए।
ठीक है। आगे देखिए, पैरेलल एक्सिस थ्योरम और परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम, ये दो थ्योरम्स हैं। ये आपको मैं करवाऊंगा नहीं, ये आप लोगों को असाइनमेंट में दिया जाएगा, क्योंकि इसमें समझने वाला कुछ नहीं है, जस्ट आपको ये याद रखना पड़ेगा। और ये आप लोग पहले भी करके आए हो, फिजिक्स के अंदर जो फर्स्ट ईयर से हैं वो करके आए हैं, और जो अप्लाइड मैकेनिक्स में भी आपको मैंने थोड़ा सा इसके बारे में समझाया था, ठीक है ना। तो दो थ्योरम है, आपको ऐसा चाहिए नो उसमें असाइनमेंट में मिलेंगी, आपको ऐसा चाहिए इसको याद करके लिखना होगा, ठीक है ना। एक पैरेलल एक्सिस थ्योरम होता है, एक परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम होता है। नेक्स्ट आपके पास आगे कंपोजिट सेक्शन, मीन्स आपको इसमें न्यूमेरिकल आएंगे, उनके ऊपर हमने काम करना होगा। तो कौन कौन से होते हैं, इसको बोलते हैं टी सेक्शन। जैसा शेप है वैसा उसका नाम है, ये टी सेक्शन हो गया, ठीक है ना। ये इन्वर्टर टी हो गया, ये एल हो गया, ये सी हो गया, ये आई हो गया, ठीक है। अब आई का यहाँ पे सॉरी दो डायग्राम है कि ये एक ये, ठीक है। इसके बारे में आपको बताता हूँ। पहले ये देखिए, जो भी ये वाला पोर्शन रहता है और ये वाला पोर्शन रहता है, ठीक है, और ये सेंटर वाला, इनके अलग अलग नेम होते हैं। जो ये ऊपर वाला पोर्शन है इसका नाम है टॉप फ्लैंज, ये नीचे वाला है इसका नाम है बॉटम फ्लैंज, और जो सेंटर में है इसको बोलते हैं वेब, WEB, वेब, वेब, ओके। जो ऊपर वाला है उसको टॉप फ्लैंज, ये बॉटम फ्लैंज, और बीच वाला वेब। अब ये सिमेट्रिकल अनसिमेट्रिकल, अब ये क्या चीज़ है ये देखिए। अब मान लीजिए इसको हम सेंटर में से काट रहे हैं या ऐसे काट रहे हैं, तो जब लेफ़्ट राइट या टॉप एंड बॉटम सेफ रहे, अगर हम इसको ऐसे काटेंगे तो हमारे पास टॉप एंड बॉटम दो पोर्शन मिलेंगे। अगर सेंटर में से काटेंगे तो लेफ़्ट एंड राइट मिलेगा। काटने के बाद अगर दोनों सेक्शन सेम हैं तो वो होता है सिमेट्रिकल। अगर सेम नहीं है, यहाँ पे सेम नहीं है, तो ये होता है आपका अनसिमेट्रिकल। तो ये होता है सिमेट्रिकल अनसिमेट्रिकल का फंडा। अगर डायग्राम सिमेट्रिकल है तो काम करना बड़ा इजी है, क्योंकि आपके पास फार्मूला जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालने का बनेगा वो बड़ा इजी बनेगा। बट अगर सेक्शन आपका अनसिमेट्रिकल है तो काम टिपिकल है, क्योंकि फिर जो आपके फार्मूला बनेंगे वो थोड़ा बड़ा बन जाएगा, उसमें दो चीज़ें नहीं ऐड हो जाएंगी, उसमें आपको काफ़ी कुछ देखना पड़ेगा, ओके। ये देखिए, ये अनसिमेट्रिकल के न्यूमेरिकल करने का एक फंडा बता रखा है, ठीक है। ये अनसिमेट्रिकल का, पहले सिमेट्रिकल का देखिए। ये रहा सिमेट्रिकल। सिमेट्रिकल में क्या था, जस्ट आपको जो फार्मूले आप याद करके आए हो बस वो फार्मूले ही आपने यहाँ पे एप्लीकेबल करवाने हैं। बट अगर स्ट्रक्चर हुआ अनसिमेट्रिकल तो साथ में आपका ये A1H² वाला फंडा साथ में ऐड अप होगा, ये इसमें नई चीज़ आएगी। ये जब आपको न्यूमेरिकल करवाएंगे तब समझाऊंगा अच्छे से, अभी कोई फ़ायदा नहीं है, बिकॉज न्यूमेरिकल में आपको ये ज़्यादा क्लियर होगा। तो इसके थ्योरी पार्ट में सिर्फ इतना ही चीज़ था, इसको ध्यान से देख लीजिएगा। सबसे पहले आपको सेंटर ऑफ ग्रेविटी, सेंट्रॉइड क्या होता है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या है, रेडियस ऑफ जायरेशन क्या है, देन आपको मैंने ये सिंपलीफाई फार्मूले करवाए हैं इनके, ठीक है, इनको आपको याद करना पड़ेगा। देन दो थ्योरम है, पैरेलल एक्सिस थ्योरम, परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम, ये आपको सच लिखनी पड़ेंगी, याद रखनी पड़ेंगी। देन कंपोजिट सेक्शन कौन कौन सी हैं, ठीक है, टी हो गया, आई हो गया, एल हो गया, सी सेक्शन हो गया, सिमेट्रिकल क्या है, अनसिमेट्रिकल क्या है, हमने वो किया है, ओके। इसके बाद इसका न्यूमेरिकल क्वेश्चन बचता है बस, तो इसको लेक्चर को गो थ्रू कर लीजिएगा, जो भी डाउट हो पूछ लीजिएगा, अटेंडेंस मार्क कर दीजिएगा, अपनी स्टडी कर लिया करो, इसको वीडियोस आप लोगों के लिए बनाए जाते हैं, एटलीस्ट इसको गो थ्रू कर लिया करो, ओके। तो चलिए मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर के अंदर नई चैप्टर के साथ, आज के लिए इतना ही, ओके, बाय बाय।